नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो कई कानूनी नए मोड़ भी देखने को मिले हैं। क्या रहा आज इन दोनों अदालतों में इस मसले पर, इस मुद्दे पर खास तौर पर विस्तार से करेंगे चर्चा। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ज्ञानवापी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा वाली जगह को सील करने का दिया निर्देश। अधिकतम 20 लोगों के नमाज अदा करने के वाराणसी कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक। अब गुरुवार को होगी मामले की अगली सुनवाई। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में वाराणसी की सिविल अदालत ने चीफ एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया। अजय मिश्रा की निष्पक्षता पर उठे सवाल। 2 कमिश्नरों की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दिया 2 दिन का वक्त। मुस्लिम पक्ष को आपत्ति दर्ज करने की 1 दिन की मोहलत। गुरुवार को अगली सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्राई के रजत जयंती समारोह में 5G टेस्ट बेड का किया शुभारंभ। दूरसंचार क्षेत्र में क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी का आत्मनिर्भरता की दिशा में बताया एक अहम कदम। अगले 15 वर्षों में 5G देश की अर्थव्यवस्था में $450 अरब का योगदान देगा। 6G सेवा कार्यान्वयन ने शुरू किया काम। अब से थोड़ी देर बाद फ्रांस में होगा 75वां कान फिल्म महोत्सव का शुभारंभ। कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में भारत की भागीदारी पर प्रधानमंत्री ने जताई प्रसन्नता। कहा स्वतंत्रता के 75 वर्ष, महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ और भारत और फ्रांस के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष के उत्सव का महत्वपूर्ण समय। रेड कार्पेट पर दिखेगा भारतीय सितारों का जलवा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय पवेलियन का किया दौरा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जमैका दौरा। जमैका की संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए जमैका के प्रधानमंत्री के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 स्वदेशी फ्रंटलाइन युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को राष्ट्र को किया समर्पित। कहा युद्धपोत दुनिया को भारत की रणनीतिक ताकत और आत्मनिर्भरता कौशल से कराएंगे परिचित। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को खुला, सुरक्षित और मजबूत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना की सराहना की। जम्मू कश्मीर के परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव पास करने पर भारत ने लगाई पाकिस्तान को फटकार। कहा यह हमारा आंतरिक मामला, पाकिस्तान को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं। सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने और आतंक के बुनियादी ढांचे को बंद करने को कहा। आर्थिक संकट से बेहाल श्रीलंका की संसद में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा। 119 सांसदों ने प्रस्ताव के खिलाफ किया मतदान। केवल 68 सांसदों ने किया समर्थन। विपक्षी तमिल नेशनल अलायंस के सांसद MA सुमंथिरन ने पेश किया था प्रस्ताव। तो सुर्खियों के बाद खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और सबसे पहले आज की बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को कोई खास राहत नहीं मिली है, तो वहीं वाराणसी कोर्ट ने भी कोर्ट कमिश्नर को हटा दिया है। सर्वे रिपोर्ट को वाराणसी कोर्ट में जमा करने के लिए अदालत ने 2 दिन का और समय दे दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दावा किए जा रहे शिवलिंग की सुरक्षा की बात कहते हुए नमाज अदा करने के लोगों की संख्या की पाबंदी हटा दी है। अब 19 मई को दोनों ही अदालतों पर फिर से सबकी नजरें लगी रहेंगी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में मंगलवार को कई कानूनी मोड़ देखने को मिले। जहां इस मामले की सुनवाई वाराणसी कोर्ट में हुई, तो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय से मुस्लिम पक्ष को कोई खास राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की 2 प्रमुख मांगों को फिलहाल नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा है कि जिस जगह शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है
जिलाधिकारी नमाज अदा करने वालों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना उस स्थान की सुरक्षा सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश के उस हिस्से पर रोक लगा दी जिसमें नमाज के लिए अधिकतम 20 लोगों की संख्या तय करने की बात कही गई थी। मामले की अगली सुनवाई अब 19 मई को होगी। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी और वाराणसी कोर्ट में सुनवाई से पहले की स्थिति को बरकरार करने की भी मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन दोनों मांगों को नहीं माना है। हालांकि कोर्ट में गुरुवार को फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस भी जारी किया है और 19 मई को अपना पक्ष रखने को कहा है। इस बीच मंगलवार को वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे करने वाले कोर्ट कमिश्नर को अपनी सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया है, लेकिन वाराणसी कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया है। इस बीच कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने के लिए ये बात सामने आ रही है कि सर्वे से जुड़ी जानकारी को लीक करने को लेकर कोर्ट कमिश्नर को उनके पद से हटाया गया। 2 दिन का समय जो है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए स्पेशल कमिश्नर के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था, उस पर माननीय न्यायालय द्वारा 2 दिन का समय प्रदान किया गया है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। यही समझ लीजिए थोड़ा बहुत सहयोग नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए, और कोई टिप्पणी इस पे विशेष नहीं करें। हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट से नंदी की धुरी नापने, दीवार तोड़कर पूजा करने की अनुमति देने और मलबा हटाने की मांग की है, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई है। 3 दरखास्तें पड़ी हैं, उन तीनों पर सुनवाई हुई है। 2 पर आपत्ति आमंत्रित कर ली गई है और 1 पर जो है वो आदेश कर दिया गया है। कमीशन की दरखास्त थी अधिवक्ता कमिश्नर के लिए, उस पर आदेश पारित कर दिया गया है और 2 पर जो है वो आपत्ति आमंत्रित कर ली गई है। कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी और कुछ लोग सियासी फायदे के लिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इस मुद्दे पर राजनीति करने से बचना चाहिए। पूरा मामला माननीय न्यायालय इसको देख रहा है और न्यायालय हर चीज़ों को, हर तथ्यों को, हर बिंदु को बहुत गंभीरता से जांच रहा है, सभी पक्षों की बात सुन रहा है और उस आधार पे आगे का कोई फैसला कर रहा है। तो निश्चित तौर पे हम सबको किसी भी टिप्पणी से बचना चाहिए और माननीय न्यायालय के फैसले का हम सबको इंतजार करना चाहिए। न्यायालय अगर कोई काम कर रहा है तो उसको बिल्कुल पूरी आज़ादी के साथ और पूरे सम्मान के साथ उसको करने देना चाहिए, ये मैं कहूँगा। नए तरीके से कोई अगर ऐसी राजनीति करके अपने आप को नेता बनाने की गलती करना सोचता है तो ये देश में सफल अब नहीं होगी। आज का दिन कोर्ट में सुनवाई के लिहाज से काफी खास रहा। जहां गुरुवार को इस मामले को लेकर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी रहेंगी, तो वहीं 2 दिन बाद सर्वे रिपोर्ट भी वाराणसी कोर्ट में सौंपी जाएगी। अब तथ्यों के आधार पर अदालत तय करेगी कि आखिर किस पक्ष के दावे में कितना दम है। हालांकि इस बीच दोनों पक्षों की ओर से अपने अपने दावों प्रतिदावों का दौर जारी है। तो बेहद अहम दिन इस पूरे मामले के लिहाज से अगर बात की जाए तो इस ज्ञानवापी के मामले पर बुलेटिन के दूसरे हिस्से में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अहम खबरों का रुख कर लेते हैं। अब बात करते हैं तकनीक से जुड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के रजत जयंती समारोह में वो शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश आज़ादी के अमृत काल में अगले 25 वर्ष के रोड मैप पर काम कर रहा है। पीएम मोदी ने आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में कुल 8 संस्थानों द्वारा बहु संस्थान सहयोगी परियोजना के रूप में विकसित 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया। तो इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G टेस्ट बेड देश के गांव में 5G तकनीक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। 5G तकनीक देश में गवर्नेंस की सकारात्मक बदलाव को लेकर आने में एक बड़ा रोल भी अदा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में कुल 8 संस्थानों द्वारा बहु संस्थान सहयोगी परियोजना के रूप में विकसित 5G टेस्ट बेड का मंगलवार को शुभारंभ किया। ये क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। 21वीं सदी में कनेक्टिविटी देश की प्रगति की गति को ये निर्धारित भी करेगी। वहीं गवर्नेंस, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आएगा सकारात्मक बदलाव भी। बीते 8 साल में रीच, रिफॉर्म, रेगुलेट, रेस्पॉन्ड और रिवॉल्यूशन के पंचामृत से संचार क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार भी हुआ है। वहीं 5GI के रूप में देश का पहला 5G स्टैंडर्ड बना है। गांव में 5G टेक्नोलॉजी पहुंचाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सुखद सहयोग ही है कि आज जब भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने अपने 25 वर्ष पूरे किए हैं,
तब देश आजादी के अमृत काल में अगले 25 वर्ष के लिए रोड मैप पर काम कर रहा है। 5G टेस्ट बेड फिलहाल उद्योग और स्टार्टअप के लिए उपलब्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में 5G तकनीक से अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन का योगदान होने वाला है। 5G टेक्नोलॉजी भी देश की गवर्नेंस में, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन अनेक विषयों में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। इससे खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स हर सेक्टर में ग्रोथ को बल मिलेगा। इससे सुविधा भी बढ़ेगी और रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। अनुमान है कि आने वाले 1.5 दशक में 5G से भारत की अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन का योगदान होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य पर डाक टिकट भी जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि 5GI के रूप में जो देश का पहला अपना 5G मानक बनाया गया है, वो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। ये देश के गांव में 5G टेक्नोलॉजी पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हो या AGR जैसे मुद्दे, जब भी इंडस्ट्री के सामने चुनौतियां आई हैं, तो हमने उतनी ही गति से रिस्पॉन्ड करने का प्रयास किया है और जहां जहां जरूरत पड़ी हमने रिफॉर्म भी किया है। ऐसे ही प्रयासों ने एक नया विश्वास पैदा किया। इसी का परिणाम है कि 2014 से पहले एक दशक से ज्यादा समय में जितना FDI टेलीकॉम सेक्टर में आया है, उसमें 1.5 गुना से अधिक सिर्फ इन 8 सालों में आया है। पीएम मोदी ने कहा कि 6G सेवा को लेकर काम शुरू हो गया है और इस दशक के अंत तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। ये सिर्फ इंटरनेट की गति नहीं, बल्कि प्रगति और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की गति को भी बढ़ाने वाला है। इसलिए 5G तेजी से रोल आउट हो, इसके लिए सरकार और इंडस्ट्री दोनों को कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। इस दशक के अंत तक हम 6G सर्विस भी लॉन्च कर पाए, इसके लिए भी हमारी टास्क फोर्स काम करना शुरू कर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और स्वस्थ स्पर्धा के जरिए अर्थव्यवस्था में गुणात्मक प्रभाव पैदा किया जा रहा है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारा टेलीकॉम सेक्टर है, जिससे खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक हर सेक्टर में ग्रोथ को बल मिलेगा। इससे सुविधा भी बढ़ेगी और रोजगार के अनेक अवसर भी बनेंगे। और अब खबर फिल्म जगत से। फ्रेंच रिवियरा पे स्थित खूबसूरत शहर कान में सालाना आयोजित होने वाला महत्वपूर्ण कान फिल्म समारोह में अब कुछ ही समय का वक्त बचा। ये महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय नजरिए के साथ साथ भारत के लिए भी खासा महत्व रखता है। इस बार भारत को सम्मान देते हुए कंट्री ऑफ ऑनर श्रेणी में आमंत्रित किया गया है। 17 से 28 मई तक आयोजित होने वाले कान फिल्म महोत्सव के 75वें संस्करण के लिए रेड कार्पेट पर कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय सितारों के आने की उम्मीद है। टॉम क्रूज टॉप गन मैवरिक की स्क्रीनिंग के लिए उपस्थित होंगे, जिसमें उन्होंने पहली मूवी के 36 साल बाद पीट मैवरिक मिशेल की भूमिका निभाई है। इस मौके पर अभिनेता को ट्रिब्यूट दी जाएगी।
महोत्सव के लिए टॉम हैंक्स भी मौजूद रहेंगे। उनकी मूवी एल्विस, जो बैज लर्मन द्वारा निर्देशित है, 2 दशकों में एल्विस प्रेस्ली के जीवन और कार्य को दर्शाती है। स्क्विड गेम श्रृंखला के स्टार अभिनेता जंग जे ली भी महोत्सव में शिरकत करेंगे। हंट नामक अपनी पहली फीचर फिल्म के लिए वो मौजूद रहेंगे। भारत की बात करें तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल में एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, संगीत उस्ताद AR रहमान, ग्रैमी विजेता संगीतकार रिकी केज और अभिनेता R माधवन, CBFC प्रमुख प्रसून जोशी, निर्देशक शेखर कपूर, CBFC बोर्ड के सदस्य वाणी त्रिपाठी टिकू, अभिनेत्री तमन्ना भाटिया, पूजा हेगड़े, नयनतारा और लोक कलाकार मामे खान रेड कार्पेट पर शिरकत करेंगे। इस बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कान फिल्म महोत्सव में इंडिया पवेलियन का दौरा किया। 18 मई को केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष कान फिल्म समारोह में कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में भारत की भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की भागीदारी भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष, कान फिल्म महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ और भारत और फ्रांस के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष के उत्सव का यह महत्वपूर्ण समय है। भारत को दुनिया के सबसे बड़े फिल्म निर्माता देश के रूप में पेश करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे फिल्म क्षेत्र की विविधता उल्लेखनीय है और समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक विविधता हमारी ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास कहने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं और देश में वास्तव में दुनिया का कंटेंट हब बनने की अपार संभावना है। साथ ही फिल्म क्षेत्र में व्यापार में सुगमता सुधार के लिए भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सह निर्माण की सुविधा से लेकर देश भर में फिल्मांकन के लिए अनुमति के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस तंत्र सुनिश्चित करने तक भारत दुनिया के फिल्म निर्माताओं को सहज संभावनाएं प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि सत्यजीत रे की एक फिल्म को कान क्लासिक खंड में स्क्रीनिंग के लिए रखा गया है, क्योंकि भारत देश के महान उस्ताद की जन्म शताब्दी मना रहा है। भारत के स्टार्टअप्स ने दुनिया के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारतीय पवेलियन भारतीय सिनेमा के पहलुओं को प्रदर्शित करेगा और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और सीखने को बढ़ावा देगा। आज का दिन बेहद खास रहा। भारत में बने 2 स्वदेशी फ्रंटलाइनर युद्धपोतों का आज जलावतरण किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में INS सूरत और INS उदयगिरी को नौसेना को सौंपा गया। बेहतरीन स्टील्थ फीचर्स, उन्नत हथियार, सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से लैस इन युद्धपोतों को नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया है, तो इसका निर्माण MDL मुंबई में किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में 2 स्वदेशी फ्रंटलाइन युद्धपोतों INS सूरत गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और INS उदयगिरी स्टील्थ फ्रिगेट का जलावतरण किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दोनों युद्धपोत भारतीय नौसेना के शस्त्रागार की ताकत बढ़ाएंगे और दुनिया को भारत की रणनीतिक ताकत के साथ साथ आत्मनिर्भरता की शक्ति का परिचय देंगे। ये दोनों युद्धपोत दुनिया के सबसे तकनीकी रूप से उन्नत जहाजों में से होंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई देश अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना चाहता है तो उसे अपने सैन्य कौशल को मुख्य भूमि से बहुत दूर के क्षेत्रों में प्रदर्शित करना चाहिए। यदि किसी देश की क्षेत्रीय या वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा है तो एक मजबूत नौसैनिक बल विकसित करना आवश्यक है। सरकार इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। इनकी लॉन्चिंग हमें हमारे एंशिएंट और मेडिवल इंडिया की मैरीटाइम पावर, शिप बिल्डिंग स्किल्स और उसके गौरवमयी इतिहास की याद दिलाती है। MDSL द्वारा तैयार एक पोटेंट वारशिप हमारी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी का बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। INS सूरत P-15B श्रेणी का चौथा निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, जबकि INS उदयगिरी P-17A क्लास का दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट है। इसमें बेहतर स्टील्थ फीचर्स, उन्नत हथियार और सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम है। दोनों युद्धपोतों को नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया है और MDL मुंबई में बनाया गया है। डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट जैसे जटिल फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म का स्वदेश में निर्माण आत्मनिर्भर भारत पर सरकार की परिकल्पना के अनुरूप है। हमारे लिए यह गौरव का विषय है कि इंडिजिनाइज्ड शिप्स और सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग आज में पहले से ही बहुत आगे रही है और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के साथ जुड़ते हुए
हमारी नेवी ने वर्ष 2014 में 76% AON तथा 66% कास्ट बेसिस कॉन्ट्रैक्ट इंडियन वेंडर्स को दिए। हमारी नेवी द्वारा ऑर्डर किए गए 41 शिप्स और सबमरीन्स में से 39 इंडियन शिपयार्ड से, और यह नेवी की आत्मनिर्भर भारत के प्रति कमिटमेंट का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। रक्षा मंत्री ने हिंद महासागर प्रशांत महासागर क्षेत्र को खुला, सुरक्षित और मजबूत रखने के अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से निर्वहन करने के लिए भारतीय नौसेना की सराहना की। राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में लगातार विकसित हो रहे सुरक्षा परिदृश्य के कारण आने वाले समय में भारतीय नौसेना की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। उन्होंने ऐसी नीतियां तैयार करने का आह्वान किया जो इस क्षेत्र में देश की उपस्थिति, आपदाओं के दौरान इसकी भूमिका, आर्थिक भलाई और विदेश नीतियों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जमैका के इस वक्त दौरे पर हैं। राष्ट्रपति जमैका की संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को आज संबोधित करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रूज होलनेस की मौजूदगी में भारत और जमैका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों नेताओं ने भारत और जमैका के बीच व्यापार और निवेश, सेवा, खेल, तमाम विषयों के साथ ही क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। बात श्रीलंका की। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ विपक्ष द्वारा पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव संसद में गिर गया है। विपक्षी तमिल नेशनल अलायंस के सांसद MA सुमरेंथन द्वारा राष्ट्रपति राजपक्षे को लेकर नाराजगी जताने वाले मसौदे पर बहस के लिए संसद के स्थायी आदेशों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया गया। 119 सांसदों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। केवल 68 सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिससे यह अविश्वास प्रस्ताव असफल हो गया। भारत ने जम्मू कश्मीर के परिसीमन पर पाकिस्तान की संसद में पास हुए प्रस्ताव पर फटकार लगाते हुए इसे खारिज कर दिया है। जम्मू कश्मीर को लेकर किए गए इस कदम पर पाकिस्तान को भारत ने कड़ी फटकार लगाई है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि यह मामला भारत का आंतरिक मामला है, पाकिस्तान को हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने जारी एक बयान में साफ शब्दों में कहा है कि हम जम्मू कश्मीर के परिसीमन पर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पास प्रस्ताव को स्वीकार न करते हुए खारिज करते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र और भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का पाकिस्तान का कोई हक नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में परिसीमन के विषय पर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली द्वारा पारित हास्यास्पद प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया जाता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र और भारत के आंतरिक मामलों में उसे दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। तब बात यूक्रेन के हालात की। मारियोपोल शहर की स्टील फैक्ट्री में रूस और यूक्रेन के बीच कई सप्ताह से लड़ी जा रही लड़ाई का अंत एक सुलह के साथ हुआ है। फैक्ट्री में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों को सुरक्षित निकालने के बदले यूक्रेन ने मारियोपोल में अपने युद्धक मिशन को बंद करने का ऐलान किया है। मारियोपोल शहर की स्टील फैक्ट्री में रूस और यूक्रेन के बीच कई सप्ताह से लड़ी जा रही लड़ाई का अंत एक सुलह के साथ हुआ। फैक्ट्री में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों को सुरक्षित निकालने के बदले यूक्रेन ने मारियोपोल में अपने युद्धक मिशन को बंद करने का ऐलान किया और इस तरह यूक्रेन के इस महत्वपूर्ण शहर पर रूस का संपूर्ण नियंत्रण हो गया। फैक्ट्री के अंदर मोर्चे लिए बैठे यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना द्वारा की गई कड़ी नाकाबंदी की वजह से दुनिया से कटे हुए थे। उन्हें रूस ने हथियार डालने की चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ते रहने का फैसला किया था। आखिरकार रूस और यूक्रेन के बीच हुई वार्ता के बाद इन सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकालने पर सहमति बनी। निकाले गए सैकड़ों सैनिकों में से 50 बुरी तरह घायल हैं। इन्हें इलाज के लिए रूस समर्थक अलगाववादियों के नियंत्रण वाले नोवोरोसिस्क भेजा गया। 211 अन्य सैनिक एक मानवीय गलियारे द्वारा रूस समर्थक अलगाववादियों के नियंत्रण वाले एक और इलाके ओलिन्यूका भेजे गए हैं। ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि इस स्टील फैक्ट्री में अभी कितने सैनिक मौजूद हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेनी सैनिकों के बदले
रूस युद्ध में यूक्रेन द्वारा बंदी बनाए गए अपने सैनिक वापस लेगा। रणनीतिक रूप से बेहद अहम और बंदरगाही शहर मारियोपोल पर रूस का पूर्ण नियंत्रण यूक्रेन युद्ध में उसकी अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। रूस को खार्किव के कुछ मोर्चों पर यूक्रेनी सैनिकों से कड़ी टक्कर मिलने के बाद यहाँ मिली कामयाबी उसका उत्साह बढ़ाने वाली होगी। वहीं समझौते के बारे में यूक्रेन का कहना है कि स्टील फैक्ट्री में मोर्चा लिए बैठे सैनिक उसके हीरो हैं, जिनको हर हाल में बचाना जरूरी था। सोमवार देर रात देश के नाम अपने संदेश में यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इसी बात का संकेत दिया था। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यूक्रेन को अपने हीरो को जिंदा लाना जरूरी है। यही हमारा सिद्धांत है। कोई भी समझदार व्यक्ति इन शब्दों को समझेगा। मारियोपोल के रक्षकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हमारी सैन्य खुफिया विभाग द्वारा शुरू किया गया है। लोगों की घर वापसी का काम जारी है। इधर रूस ने स्टील फैक्ट्री से यूक्रेनी सैनिकों को निकाले जाने पर कहा कि कई महीने से मारियोपोल की स्टील फैक्ट्री में फंसे आज़ोव रेजिमेंट के चरमपंथियों ने हथियार डालना शुरू कर दिए हैं। बीते 24 घंटे में 265 चरमपंथियों ने अपने हथियार डाले हैं। उनमें से 51 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको भी मेडिकल सहायता की जरूरत है। उन्हें दोनेत्स्क गणराज्य के नोवोरोसिस्क के इलाके में अस्पताल में भेजा गया है। इधर यूक्रेनी नागरिक अपने सैनिकों की स्टील फैक्ट्री से सुरक्षित निकासी पर संतोष व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि उन्हें इस बात पर चिंता भी है कि रूस समर्थक अलगाववादियों के नियंत्रण वाले इलाके में इन सैनिकों के साथ कैसा सलूक होगा। कुछ लोग सैनिकों को मेडिकल सहायता मिलने की बात पर भी इत्मीनान जाहिर कर रहे हैं। मैंने सुना है कि यूक्रेनी सैनिकों को निकाल लिया गया है। ये अच्छी बात है कि उन्हें पेशावर मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। लंबी लड़ाई की वजह से मारियोपोल शहर खंडर में बदल चुका है। यूक्रेन का दावा है कि इस शहर पर रूसी हमलों में बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे गए हैं। हालांकि रूस आम नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार करता रहा है। मारियोपोल की स्टील फैक्ट्री में कई हफ्तों से चल रही लड़ाई यूक्रेन युद्ध का सबसे प्रतीकात्मक संघर्ष माना जाता है। अपनी जबरदस्त सैन्य क्षमता और कड़ी नाकेबंदी के बावजूद रूस को स्टील फैक्ट्री में डटे यूक्रेनी सैनिकों को हराने के लिए हर दांव आजमाना पड़ा, लेकिन आखिरकार यहाँ लड़ाई किसी हार जीत के बिना खत्म हुई। तो इन्हीं खबरों के साथ पे न्यूज नाइट के आज के इस अंक में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन नमस्कार।